नमस्ते दोस्तों। आज की इस क्लास में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने कल विटामिन के बारे में बताया था, फैट सोल्यूबल के बारे में बताया था, तो जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको वाटर सोल्यूबल विटामिन रहेगा हमारा टॉपिक। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको देख लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है। तो आज का सेशन एक बार स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। जैसा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन में आपको मैंने क्लासिफिकेशन में बताया था, उसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप और विटामिन सी आता है। तो आज मैं सबकी बात करूंगा, एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखें। कुछ समझ में ना आए, आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। तो पहला है आपका दोस्तों विटामिन B1। क्या है? विटामिन B1, जिसको थायामीन के नाम से जाना जाता है। इसके जो सोर्स है, मतलब कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, ये अनपॉलिश राइस से मिल सकता है, व्हीट जर्म से मिल सकता है, सीरियल से मिल सकता है, पल्सेस वगैरह दाल वगैरह से मिल सकता है, नट्स से मिल सकता है, दूध वगैरह से मिल सकता है, सब्जी वगैरह में रहता है B1 यानी कि थायामीन। बात करते हैं दोस्तों इसके फंक्शन की, क्या कार्य होता है विटामिन B1 का। ये काम करता है थायामीन पायरोफॉस्फेट की फॉर्म में काम करता है, जो कि एक कोएंजाइम होता है। दोस्तों अगर आपको कोएंजाइम के बारे में जानना है तो पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको बता रखा है ना। आपसे रिक्वेस्ट है वो देखिएगा। बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी की, कि विटामिन B1 की कमी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो पहला आता है दोस्तों बेरी हो सकता है। इसका जो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन है वो है एनोरेक्सिया होता है और डायरिया हो सकता है। तो ये दोस्तों, और जो दूसरी बीमारी है मतलब जो विटामिन B1 की कमी से होती है वो है सीवियस हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में पाल्पिटेशन हो सकता है, एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट हो सकता है दोस्तों। तीसरा आता है न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। इसके रिक्वायरमेंट की बात करें, डेली जो होनी चाहिए 1.5 मिलीग्राम डेली डोज होनी चाहिए विटामिन B1 की दोस्तों, है ना। ये हमारे विटामिन B1 के बारे में आपको मैंने बता दिया है। अगला चलते हैं विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। इसको लैक्रोफ्लेविन भी कहते हैं। और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो होता है डी राइबिटॉल, आइसोएलोक्साजीन। दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसके जो सोर्स हैं वो है मिल्क है, एग है, लीफी वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं, नट्स है और एक्सेट्रा, और भी कुछ कुछ होते हैं दोस्तों, है ना। अगले पे चलते हैं, इसकी हम डिफिशियंसी की बात करते हैं विटामिन B2 की। तो यहाँ देखेंगे जो बीमारी है वो चिलोसिस हो सकती है ना। चिलोसिस में आपके पेनफुल फीजर हो सकते हैं एंगल ऑफ माउथ पे। क्लोसाइटिस हो सकता है दोस्तों, सोलन और मेजेंटा कलर की टंग हो सकती है। तो आंखों का कलर भी चेंज हो सकता है, यानी कि कॉर्निया का अल्सरेशन, फोटोफोबिया, कई बार डर वगैरह भी लगता है ना, जो भयभीत हो जाते हैं लोग, वो विटामिन B2 की कमी से होता है दोस्तों, ऐसा है ना। तो घबराने की बात नहीं है, जो मैंने आपको सोर्सेज बताए हैं उसको आप देखिएगा। और इसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो 1.5 मिलीग्राम से 1.8 मिलीग्राम पर डे होनी चाहिए इसमें डोज में, है ना। ये विटामिन B2 के बारे में था दोस्तों। अगला चलते हैं विटामिन B3, जिसको नियासिन भी कहा जाता है। इसका जो डेरिवेटिव है निकोटिनिक एसिड होता है। पैलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर भी इसको कहते हैं दोस्तों, पैलेग्रा प्रिवेंटिंग फैक्टर। बात करते हैं इसके सोर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मिल्क होता है, टमाटो होता है, ईस्ट होता है। फंक्शंस की बात करें विटामिन B3 के, नायासिन की, तो सीनेस को स्टिमुलेट करता है, वैसोडाइलेशन में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो डिसऑर्डर में भी हेल्पफुल होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है B3। और इसकी डिफिशियंसी की वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, पैलेग्रा DDD के नाम से जाना जाता है दोस्तों। आप इसको याद रखना, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, है ना, DDD। और दूसरा आता है GI सिम्टम्स हो सकता है, जिसमें एब्डोमिनल पेन आता है, डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है दोस्तों, विटामिन B3 की वजह से। बात करते हैं अगले विटामिन पे चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है विटामिन B5। पेंटोथेनिक एसिड होता है दोस्तों, पेंटोथेनिक एसिड। इसका नाम है अल्फा पेंटोइक एसिड। बीटा एलेनिन रिंग होती है इसके अंदर। इसके जो सोर्स की बात करें तो एग योल्क होता है, ईस्ट होता है दोस्तों इसका। अभी तक कोई डिफिशियंसी नहीं इसमें मतलब पाया गया ह्यूमन में पेंटोथेनिक एसिड की वजह से, है ना। जो इसकी रिक्वायरमेंट है 5 to 12 मिलीग्राम होती है एडल्ट में दोस्तों, है ना। बात करते हैं विटामिन B6 की। जो B6 है विटामिन, अगला विटामिन की पायरिडॉक्सिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों, एंटी ट्यूबरकुलोर ड्रग के साथ हमेशा दी जाती है ना। तो इसमें बात करते हैं 3 नेचुरल अकरिंग फॉर्म होती है दोस्तों, जो इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल
पाइरिडोक्सामिन। 3 फॉर्म। विटामिन B6 की दोस्तों डिफिशियंसी की बात करते हैं तो एपिलेप्सी हो सकती है, कन्वर्जन डेवलप हो सकता है बच्चों में, न्यूराइटिस हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट में। तो ये ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के साथ हमेशा पाइरिडॉक्सिन जरूर दी जाती है आइसोनियाजिड वगैरह के साथ दोस्तों, है ना। अगले पे चलते हैं। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी हो सकता है विटामिन B6 की वजह से दोस्तों। तो इसकी सोर्स की बात करें, राइस पॉलिशिंग होता है, याद है आपको विटामिन B1 उस पर अनपॉलिश राइस था, इसमें पॉलिशिंग राइस होता है। और जर्मिनेटिक सीरियल्स वगैरह भी हेल्पफुल होते हैं काफ़ी, है ना। इसके रिक्वायरमेंट की बात करें तो 2 मिलीग्राम डेली होनी चाहिए एडल्ट के लिए डोज इसकी, है ना दोस्तों। बात करते हैं अगले विटामिन की, विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटिन। सल्फर कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग विटामिन B7 जो होते हैं। बात करते हैं इसके सोर्स की, एग योल्क होता है, मिल्क होता है, फ्रूट्स होते हैं दोस्तों। और इसके फंक्शंस की बात करें तो कोएंजाइम होते हैं ये कार्बोक्सिलेसिस के साथ, जो कि कैटलाइज करते हैं कार्बोक्सिलेशन में। और फैटी एसिड सिंथेसिस, प्योरेन सिंथेसिस दोनों में हेल्पफुल होते हैं विटामिन B7, है ना। कई बार इसको B8 भी कहते हैं, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाल वगैरह कईयों के ना, जैसे कुछ लोग होते हैं जैसे बाल वगैरह की डिफिशियंसी होती है तो उसमें भी हेल्पफुल होते हैं ये विटामिन B7 यानी बायोटिन। बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। नोसिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है दोस्तों, है ना। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो वैसे तो ये प्रोड्यूस मतलब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं तो वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं ना। भगवान ने ऐसी क्वालिटी दी है ह्यूमन बींग्स को कि वो बैक्टीरिया के थ्रू मतलब जो विटामिन B7 है वो प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर ही, तो इसको बाहर से लेने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है दोस्तों, है ना। बात करते हैं इसके अगले की, यानी विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड है, पेट्रिटिन रिंग होती है इसमें, ग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं इसको दोस्तों, पावा भी कंटेन करता है ये। और इसका जो सोर्स है वो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होता है। और इसके जो फंक्शन है एज अ कोएंजाइम काम करता है, ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में हेल्पफुल होता है दोस्तों, और प्यूरिन पिरिमिडिन की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है ये, और आरबीसी का ग्रोथ और मैचुरेशन में भी हेल्प करता है। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाए विटामिन B9 यानी फॉलिक एसिड की तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो अब इसकी बात करें, इसकी जो रिक्वायरमेंट की वो 5 मिलीग्राम डेली डोज होती है इसकी, और इन प्रेग्नेंट ह्यूमन में 0.6 टू 0 मिलीग्राम एडिशनल डोज बढ़ा दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि फीटस को भी ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इसके थ्रू पूरा होता है वो। बात करते हैं विटामिन B12, हमारा अगला विटामिन है, लास्ट है, साइनोकोबाल्बिन। तो वैसे तो दोस्तों इसको कोबाल्मिन के नाम से जाना जाता है, परंतु ये 4 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, साइनो कोबाल्मिन, मिथाइल कोबाल्मिन, एडिनोसिल कोबाल्मिन और हाइड्रोक्सो कोबाल्मिन। इसके जो सोर्स हैं दोस्तों, मीट है, फिश है, एग है और मिल्क है ना। बात करते हैं इसके अगले की दोस्तों, तो ये जो हेल्पफुल होता है कहाँ पे होता है मैं आपको बता देता हूँ, साइनाइड पॉइजनिंग में दिया जाता है ये। तो हाइड्रोक्सो कोबाल्मिन जो है साइनो इसमें दिया जाता है। कभी कभी दोस्तों ये सोडियम थायोसल्फेट के साथ भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोक्सोकोबाल्मिन को सोडियम थायोसल्फाइड के साथ भी क्या दिया जाता है। ये क्या करते हैं, जो हाइड्रोक्सोसाइनाइड ग्रुप वहाँ से मतलब लाइगेंड को हटा देते हैं तो अपना ये ग्रुप ऐड कर देते हैं उसमें, जिसकी वजह से पॉइजनिंग कम हो जाती है। बात करते हैं इसके डिफिशियंसी की, तो एनीमिया हो सकता है, परनीशियस एनीमिया होता है, और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम वगैरह भी आ सकते हैं दोस्तों। इसकी जो रिक्वायरमेंट है 1 to 25 माइक्रोग्राम की बात करूँ दोस्तों, mcg पर डे होनी चाहिए। तो ये बात थी हमारी विटामिन B कॉम्प्लेक्स ग्रुप की। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया दोस्तों विटामिन C के ऊपर रह गया है, जो एस्कॉर्बिक एसिड और एंटी स्कॉर्बिटिक एसिड भी इसको कहते हैं। इसके जो सोर्स हैं खट्टे पदार्थ हैं, सिट्रस फ्रूट्स हैं, मेलन्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं दोस्तों। बात करते हैं इसके फंक्शंस की, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी में हेल्पफुल करता है, ओस्टियोक्लास्ट में हेल्पफुल होता है, कोलेजन सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में भी हेल्पफुल होता है ये, आयरन एब्जॉर्प्शन, कई बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से दोस्तों कि फॉलिक एसिड एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, देन यू हैव टू राइट विटामिन C इज वेरी हेल्पफुल, है ना। कन्वर्जन ऑफ फॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में बदलता है दोस्तों ये।
और इसकी बात करते हैं इसकी डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो स्कर्वी नाम से एक बीमारी होती है, वो हो जाती है दोस्तों। स्कर्वी को कैसे मतलब, और जो इसमें सिम्टम है क्या क्या आ सकते हैं, वाइड स्प्रेड हेमरेज हो सकता है, पेनफुल और स्वोलन जॉइंट हो सकते हैं, डिफेक्टिव टीथ फॉर्मेशन होती है, डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन होती है दोस्तों। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है 75 to 100 मिलीग्राम डेली है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आज मैं इतना ही रखूँगा। धन्यवाद दोस्तों।